हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज डे 3 है हमारे इस मिशन एसबीआई पीओ 2020 के इस लास्ट 10 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले साल यानी एसबीआई पीओ 2019 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और आने वाले अपकमिंग वीडियोज भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको कोई फ्रेंड है जो ये एग्जाम देने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, तो जरूर उस तक भी इन वीडियोस के लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगा ये पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो 6 क्वेश्चन है, ये क्लोज टेस्ट जो है पिछले साल आया था ये। तो इसे ध्यान से आपको सबसे पहले पढ़ना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 6 ब्लैंक्स दिखाई दे रहे होंगे। पूरा एक पैसेज है जो कि आपको पता है 1929 में जो खासकर यूएस की जो शेयर मार्केट है, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था। आप सभी ने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना ही होगा, तो उस पर बेस्ड है ये। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 6 ब्लैंक्स आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। आपको बताना है इन ब्लैंक्स के विद रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्ड आएगा। तो फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर डायरेक्शंस को पढ़ लिया करें। कई बार कोई ऐसा पॉइंट गिवन होता है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैंक्स अगेंस्ट ईच अदर। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन अमंग द 5 ऑल्टरनेटिव पेयर्स, जो आपको आगे में स्लाइड में लिखे होंगे, जो आपको परफेक्टली फिट हो इन गिवन ब्लैंक्स में अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव नंबर। ठीक है, और ताकि जो हमारा पैराग्राफ है वो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मीनिंगफुल हो और साथ ही साथ ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। तो 6 ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो ऑन अक्टूबर 29 1929, जिसे देखिए ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है, हिट वॉल स्ट्रीट एज इन्वेस्टर्स डैश सम 16 मिलियन शेयर्स ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन अ सिंगल डे। ठीक है, फिर आगे कहा गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट डैश आउट थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक वन में क्या आ सकता है। देखिए 5 ऑप्शन है। सबसे पहले ट्रेडेड, इन्वेडेड, सेग्रीगेटेड, डॉन्टेड और होल्डेड। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ। ट्रेडेड तो आपको पता है, शेयर्स को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। इन्वेड होता है किसी को लूट लेना। ठीक है। सेग्रीगेट होता है जब हम किसी को अलग अलग करके रख देते हैं। जैसे अगर आपके पास एक ही बास्केट में सेब और संतरे एक साथ मिक्स है, तो अगर आप सेब को अलग रखते हैं और संतरे को अलग, तो एक तरीके से उसे सेग्रीगेट किया है हमने। ठीक है, यानी एक ही कैटेगरी की सामान को अलग अलग करके रख दिया। डोंटेड होता है किसी तरीके किसी को डराना। ठीक है, इंटिमिडेट करना। होल्टेड होता है किसी चीज़ को रोक देना। जैसे ट्रेन होती है उसे होल्ट कहते हैं ना, स्टेशन पे होल्ट करती है यानी ट्रेन रुकती है। तो ये पांचों का मतलब है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली बात है, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया शेयर्स हम हमेशा ट्रेड करते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। तो 29 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है, उस दिन वॉल स्ट्रीट जो है वहां पर इन्वेस्टर्स ने अराउंड 16 मिलियन शेयर्स को ट्रेड किया ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन अ सिंगल डे। बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग हुई एक ही दिन के अंदर। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वर लॉस्ट। तो जो इन्वेस्टर्स के बिलियन ऑफ डॉलर्स है वो मतलब वाइप आउट हो गए ऑफ इन्वेस्टर्स। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले अफोर्डिंग, वाइपिंग, वांटिंग, वकेटिंग और आर्टिफिशियल। तो इनका भी मतलब बताता हूँ। अफोर्ड करने का मतलब तो यही होता है, देखिए जब हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी मतलब उसका जो प्राइस है वो हमारे मतलब हम उसे परचेज कर सकते हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है उस चीज़ को खरीदने की। तो अफोर्ड कर पाना। ठीक है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम इतना महंगा घर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वाइपिंग तो मैंने आपको बताया ही। वांटिंग तो किसी चीज़ को चाहना, वांट। ठीक है। वकेटिंग खाली कर देना। ठीक है, जैसे आप किसी घर को वकेट कर देते हैं यानी खाली कर देना। और आर्टिफिशियल आपको पता ही होगा मतलब। तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वाइपिंग आउट थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का मैंने आपको बताया था ट्रेडेड और दूसरे का हो गया वाइपिंग। वाइपिंग का होता है मतलब जो शेयर होल्डर्स के पैसे थे वो वैसी बात है वाइप आउट हो गए, क्योंकि एक ही दिन में मैंने आपको बताया वॉल स्ट्रीट पर जो है बड़े 16 मिलियन शेयर्स के अराउंड जो है ट्रेड हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक ही दिन में, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वाइप आउट हो गए इन्वेस्टर्स के। फिर इन द आफ्टर मैथ ऑफ ब्लैक ट्यूजडे, यानी जब ये दिन हो गया 29 अक्टूबर के बाद की अब बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन द आफ्टर मैथ of Black Tuesday, America and the rest of the industrialized world dash downward into the Great Depression। तो Great Depression जिसकी मैं आपसे बात कर ही रहा था, तो इसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में नहीं, जितने भी खासकर यूरोपियन कंट्रीज थे, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड थे, वहाँ पे बहुत इकोनॉमी में डाउनवर्ड ट्रेंड आया। ठीक है,
सो इस पर देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड डैश डाउनवर्ड इनटू द ग्रेट डिप्रेशन, द डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग इकोनॉमिक डैश इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड अप टू दैट टाइम। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम देखिए अफेक्ट जो है वो वहीं अमेरिका और जो वहाँ यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर पड़ा था उसका। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 ऑप्शन जो है, सबसे पहले रिप्रिमांडेड, ठीक है। एम्बेडेड, एम्बेडेड होता है कोई चीज़ किसी के अंदर छुपी हुई जब होती है, एम्बेडेड अंदर ही होती है प्रेजेंट। जैसे अगर मैं कहूँ जो मोबाइल, जैसे जब आप कोई फ़ोन परचेज करते हैं तो उसका चार्जर वगैरह उसी जो बॉक्स है उसके अंदर ही एम्बेडेड होता है, यानी होता है उसी के अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही होता है। स्पिरल्ड, माउंटेड होता है कोई चीज़ बढ़ जाना, ठीक है। जैसे अगर आपका पेन है किसी जॉइंट वगैरह पे, माउंटेड मतलब बढ़ जाना। डिसरिगार्ड यानी किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है after in the aftermath of Black Tuesday, America and the rest of the industrialized world dash downward। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड की बात हो रही है खासकर इकोनॉमी की। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको सभी का मतलब बताया, इसका सबसे बेस्ट वो जो है, देखिए यहाँ पे डिसरिगार्ड की तो बात ही नहीं हो रही, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, यहाँ तो देखिए सिंपली हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पिरल्ड। स्पिरल्ड का मतलब है जब आप किसी एक चीज़ में फंस जाते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गैम्बलिंग का शौक है, ठीक है, जो देखिए स्टार्टिंग में नहीं होता लेकिन बाद में एक तरीके से आप उसमें फंस जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पिरल्ड। जब आप किसी चीज़ में, खासकर गलत चीज़ में जब फंस जाते हैं, तो वैसे ही इस वजह से जो इकोनॉमीज थी वो कहीं ना कहीं इस, खासकर अमेरिका में जो ये आया डाउन ट्रेंड, ये जो मतलब वहाँ पे एक दिन में इतने बड़े लेवल पे शेयर्स का ट्रेडिंग होना और उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वाइप आउट होना, उसकी वजह से जो है अमेरिका और साथ में बाकी देश भी जो है इसमें फंस गए डाउनवर्ड इनटू द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन में फंस गए, जो कि सबसे डीपेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई और लॉन्गेस्ट लास्टिंग, और बहुत टाइम तक जो है इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिला मार्केट के अंदर। सो इकोनॉमिक डैश इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। तो अब देखिए इसमें जो है इसके भी जो 5 ऑप्शन, प्रोवाइडेड का तो मतलब किसी चीज़ को आप जब प्रोवाइड करते हैं आप, ठीक है, प्रोवाइड करना। इनफिल्ट्रेशन होता है, जैसे आपने खासकर ये वर्ड उसमें बहुत सुना होगा, खासकर जब आप सुनते होंगे कि जो टेररिस्ट है वो इनफिल्ट्रेट करते हैं, यानी चोरी छुपे जब वो आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिसमेंटल होता है जब फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग को डिसमेंटल करते हैं, यानी गिराते हैं, ठीक है ना, यानी जिस फॉर्म में वो पहले थी, जैसे वो बनाई गई थी एक एक करके ईट करके, वैसे ही उसको फिर हम डिसमेंटल करते हैं, ठीक है। डाउन टर्न तो देखिए ट्रेंड होता है। और डाइवर्सिफिकेशन जब हम कहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में हम कहते हैं, हम क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, ठीक है। डाइवर्सिफाई का मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में जब किसी एक कंपनी पे पैसा लगाते हैं सारा, अगर वो डूब जाती है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होते हैं, वो 5 अलग अलग सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल वो कोल में भी आपका पैसा लगाएंगे, जो टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे क्रूड ऑयल में लगा सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वो सब में पैसा लगाते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर को अगर नुकसान हो रहा हो तो इससे ये नहीं कि आपके सारा का सारा पैसा डूब जाए, यानी हमारा रिस्क जो है वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चन में था वो था इसकी वजह से जो सबसे डीपेस्ट और सबसे लंबा जो है वो क्या कहते हैं इकोनॉमी पर हिट हुआ, इकोनॉमी से मतलब नीचे गिरी, तो डैश इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड अप टू दैट टाइम। तो वैसे बताए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सबसे बेस्ट है डाउन टर्न, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा जो है वो नीचे की तरफ इकोनॉमी गिरी सबसे लंबे टाइम के लिए, ठीक है। आज भी अगर आप जरूर, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आप गूगल पे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको सारी वहाँ पे डिटेल एग्जैक्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तो एक छोटा सा उसे हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर आगे बात करें, सो ड्यूरिंग द 1920s द यूएस स्टॉक मार्केट अंडरवेंट रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे इसका एक्सपेंशन हुआ, रीचिंग इट्स पीक इन अगस्त 1929। तो एक चीज़ आप देखिए हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे अभी कल परसों की भी बात है, स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं उसका देखिए कुछ टाइम बाद उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, लेकिन ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था ये बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वाइप आउट हुए इन्वेस्टर्स के, और इसकी वजह से बहुत टाइम लग गया इसको वापस रिकवर करने में इस ग्रेट डिप्रेशन से, ठीक है। तो 1920 से ही जो है यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार बढ़ रही थी, ठीक है, और वो अपने पीक पर पहुंच गई थी अगस्त 1929 में। और ये जो हम ब्लैक ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, ये ग्रेट डिप्रेशन की कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर मंथ से, 29 ऑफ अक्टूबर से। आफ्टर
पीरियड ऑफ वाइल्ड स्पेकुलेशन। देखिए जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो स्पेकुलेशन पे बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे अब आपने देखा होगा कि दोबारा से कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जैसे सामने आया तो उससे शेयर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है ना। अब देखिए स्पेकुलेशन एक बहुत चीज़ होती है। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी इकोनॉमीज, और ओबियस बात उस टाइम लॉकडाउन वगैरह भी लगे थे। फिर जब रिकवर करी तो जैसे ही फॉर एग्जांपल यूएस में केसेस बढ़ते तो वहाँ पे ऑयल के प्राइसेस गिर जाते। तो इसलिए ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है स्पेकुलेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। So by then production had already declined and unemployment had risen, ठीक है। तो देखिए ये बात स्पेकुलेशन पे मार्केट चल रही थी, बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तब तक हुआ क्या, जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियस बात है जब प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है तो एम्प्लॉयज़ भी देखिए सभी कंपनीज कम करेंगे। डिमांड अगर कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी कम होगी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टॉक्स थे जिसका देखिए प्राइस एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप स्कैम 1992 की जो भी सीरीज आई थी आप उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही समझ आएगा कि किस तरीके से आप, अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास अगर पैसा है, तो आप किस तरीके से जो किसी भी कंपनी के जो शेयर के प्राइस है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे भी आप कहीं ज़्यादा ले जा सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है। अगर आप मतलब अच्छे तरीके से शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप इसके एक्चुअल प्राइस से ऊपर नीचे इसे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर भी यही हुआ जिसकी हम बात करें अभी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम भी, तो जो कंपनी थी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से उससे बहुत ज़्यादा जो है ग्रेट एक्सेस में उसके स्टॉक्स की प्राइस चल रहे थे, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी नहीं चाहिए थी इतनी, लेकिन जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही थी खासकर, ठीक है ना। जैसे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही उस टाइम भी था। तब देखिए बहुत पहले की बात है 1920, तब बाहर की कंट्रीज जो है यूएस या यूरोपियन कंट्रीज के अलावा तो बाहर इतनी स्टॉक मार्केट ज़्यादा फेमस थी नहीं। तो इसलिए जो बाहर की कंट्रीज के लोग थे वो भी यूएस की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, और इसी वजह से जो है वहाँ पे उसकी जो कंपनीज की एक्चुअल वैल्यू उससे भी ज़्यादा उसके प्राइजेस जो है वो ट्रेड हो रहे थे। सो अमंग द अदर कॉजेज ऑफ द इवेंचुअल मार्केट कोलैप्स वर लो वेजेस। उस टाइम पे देखिए वेजेस भी बहुत कम थी, ठीक है। फिर द डैश ऑफ डेप्ट। देखिए डैश ऑफ डेप्ट और स्ट्रगलिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। एक तो देखिए यहाँ पे बात करें डैश ऑफ डेप्ट, यानी कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो जो उधार था वो लगातार बढ़ता गया, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी स्ट्रगल कर रहा था, एंड एन एक्सेस ऑफ लार्ज बैंक लोन्स दैट कुड नॉट बी लिक्विडेटेड। अब देखिए आपको बैंक लोन के बारे में तो पता ही है, जैसे भी खासकर येस बैंक का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है। उससे पहले अगर बात करें पीएमसी बैंक का, तो वहाँ हुआ क्या था कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को इतना ज़्यादा जो है लोन दे रखा था कि जब वो कंपनीज फेल हुई तो पूरा का पूरा जो बैंक का स्ट्रक्चर है, जो एक बैंक को चलाने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है वो कोलैप्स कर गया। तो वैसी बात है, देखिए अगर आपने किसी को, मैंने बैंक को पैसा दिया लेकिन जब मेरे को बैंक से वापस लेना था, लेकिन बैंक ने जहाँ आगे पैसा दे रखा था उसे वापस ही नहीं मिला, तो बैंक मेरे को पैसा वापस कैसे करेगा। तो यही वजह थी कि जो वहाँ के बैंक से उन्होंने बड़े लेवल पर लोन्स दे रखे थे उन कंपनीज को, जो जिनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो जब डूबी वो कंपनियां, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से पूरा एक तरीके से बैंकिंग का जो सेक्टर है वो भी उस टाइम पे कोलैप्स कर गया। तो फिफ्थ का पहले देख लेते हैं, द डैश ऑफ डेप्ट, ठीक है। तो कमोशन ऑफ डेप्ट इम्पेयर सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन या रेनोवेट। देखिए प्रोलिफरेशन होता है जब कोई चीज़ लगातार बढ़ती है, प्रोलिफरेशन का मतलब यही होता है जब कोई चीज़ लगातार बढ़ती है। तो डेप्ट की हम बात करें उधार की, तो वो लगातार क्योंकि बढ़ रहा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलिफरेशन, सॉरी। सिग्निफिकेंट का आपको मतलब पता ही है, कोई अगर चेंज बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं। रेनोवेट का मतलब आप बिल्डिंग को रेनोवेट वगैरह करते हैं, आपको पता है। तो इसलिए ये तो देखिए हो नहीं सकते, तो इसका सबसे बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन, यानी प्रोलिफरेशन, यानी लगातार डेप्ट बढ़ रहे थे और इसकी वजह से जो है वहाँ का बैंकिंग सेक्टर भी कोलैप्स कर गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था और कंपनीज भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है स्ट्रगल कर रही थी। इसकी वजह से जो है स्टॉक के जो प्राइजेस थे वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गए सितंबर मंथ में। सितंबर से ही स्टार्ट हो गया था डाउनवर्ड ट्रेंड और अर्ली अक्टूबर 1929 तक ही, ठीक है। एंड ऑन अक्टूबर 18 द फॉल बिगेन, ठीक है। पहले धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था सितंबर से, लेकिन अक्टूबर 18 के बाद ये जो फॉल था वो बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, उनके प्राइजेस का, उन कंपनीज के स्टॉक प्राइजेस का।
और एक तरीके से पैनिक जो है फैल गया। देखिए मैंने आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्पेकुलेशन वर्ड का मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो पूरी शेयर मार्केट है वो स्पेकुलेशन पे चलती है, ठीक है। अब इस टाइम पे हमारा जो शेयर के प्राइजेस चल रहे हैं, जो सॉरी अगर मैं बात करूं, जो हमारे इंडेक्स है, एक सेंसेक्स निफ्टी, वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, जबकि आपको पता है इकोनॉमी हमारी स्ट्रगल कर रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने वाली है, लेकिन इस टाइम फिर भी हमारा जो इंडेक्सेस हैं, बीएससी, निफ्टी वगैरह, ठीक है ना, सेंसेक्स, ये सारे अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो ये क्योंकि स्पेकुलेशन पे चलता है, ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब ये नहीं अगर आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो एक तरीके से उस टाइम पैनिक फैल गया, और अक्टूबर 24 को, ठीक है, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा गया, रिकॉर्ड 12,894,650 शेयर्स जो है उस दिन ट्रेड हुए। ट्रेड का मतलब एक तरीके से सेल हुए, ठीक है। वैसी बात है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि लगातार प्राइस गिर रहे हैं तो ओबवियस बात है आप भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैं बेच दूं ताकि मेरे को और नुकसान ना हो। अगर अभी आपको एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये मिल रही है, अगले दिन आपको हो सकता है उसी शेयर को बेचने पर 25 रुपये मिले, तो ओबवियस बात आप आज बेचेंगे। चाहे आपने 100 रुपये में अगर खरीदा था वो शेयर, आज आपको अगर 50 मिल रहे हैं, कल 25, आपको लगता है कि कल 25 हो जाएगा, तो आप ओबवियसली आज ही बेच देंगे। 50 रुपये तो कम से कम आपको मिले। अगर आप 25 में बेचेंगे आपको और ज़्यादा लॉस होगा, तो लॉस कम से कम हो, इसीलिए जो है लगातार जो है एक तो पैनिक फैल गया मार्केट में, और तेज़ी से जो है शेयर्स जो है वो सेल होने, उनका ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी और लीडिंग जो बैंकर्स थे, उन्होंने कोशिश करी, अटेम्प्ट करी, डैश द मार्केट बाय बाइंग अप ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो वैसी बात है, देखिए जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप जैसे हम इन्वेस्टर हैं, हमने अगर हम लगातार शेयर्स को बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई तो उसे खरीदेगा, ठीक है। कोई खरीदेगा नहीं तो देखिए तो लगातार फिर तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होगी। तो इसलिए उसको थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए जो बड़े बड़े कंपनीज थी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लीडिंग बैंकर्स थे, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया टू डैश द मार्केट बाय बाइंग अप ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ स्टॉक। बड़े लेवल पे फिर उन्होंने उन स्टॉक्स को परचेज किया ताकि एक तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना, जो लगातार शेयर मार्केट गिर रही थी उसे। तो अटेम्प्टेड टू डैश, अटेम्प्ट मतलब उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टेड टू स्टेबलाइज, ठीक है ना। ओबवियसली बात है, देखिए आप जो स्टॉक मार्केट है स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा प्राइजेस जो है, और ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो ना गिरे। बर्डन आपको पता है बर्डन नहीं हो सकता, यानी और ज़्यादा बर्डन करना, ठीक है। रैशनलाइज आपको पता है जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को जब आप अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक तरीके से रैशनलाइजेशन होता है। क्रेडिबिलिटी, एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम बात करें कि किस तरीके से तब उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो बड़ी बड़ी थी और लीडिंग बैंकर्स, उन्होंने कोशिश करी कि इस मार्केट को स्टेबलाइज किया जाए, और इसलिए उन्होंने बड़े लेवल पे फिर उन स्टॉक्स को परचेज किया, ठीक है। तो ये था हमारा पैसेज और 6 ब्लैंक्स मैंने आपको सभी के मतलब बता के कि किस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पे खैर मेरा मेन एम यही था कि आपको पूरा पैसेज भी समझाऊं साथ ही साथ, लेकिन वहाँ पे देखिए आपका इतना टाइम नहीं होगा, तो फटाफट आप कोशिश करें जो भी आपको देखिए समझ आ रहा है, आपको इतना ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक बेसिक समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर यहाँ पे शेयर मार्केट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हम शेयर्स को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो फटाफट इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 6 के 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे पिछले साल ही 2019 के प्री के पेपर में। आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 टू 10, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है अमंग द 4 गिवन विच कैन रिप्लेस द पार्ट इन द बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, और अगर आपको लगता है जो ये पार्ट बोल्ड में गिवन है अगर वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इज ऑलरेडी करेक्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी रिप्लेसमेंट, तो आप ई आंसर मार्क करेंगे, यानी नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर ले इस तरीके की, आपको फटाफट डायरेक्शंस ऑलरेडी पता होनी चाहिए, और आप एक आध सेकंड बस एक बार मोटा मोटा देख लें और फिर फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करने पे आ जाए, ठीक है ना। तो अभी भी आपका काफ़ी टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे बात हो रही है प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज़ बीन अ टोटल फेलियर एज देयर हैज़ बीन नो रिड्यूसिंग इन द यूजेज ऑफ पॉली बैग्स, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया में खैर आपको पता ही है प्लास्टिक बैन ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने कर ही रखा है, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी जो है, अगर हम फर्दर ब्लॉक लेवल पे जाएं तो, लेकिन वो अभी तक टोटल फेलियर साबित हुआ है, क्योंकि कोई भी जो है उसकी जो यूजेज है पॉली बैग की, उसके में कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे बात करें देयर हैज़ बीन नो रिड्यूसिंग, तो वैसी बात है, देखिए यहाँ पे एरर तो है।
बट अब यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या आएगा इसका रिप्लेसमेंट। सो द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज बीन अ टोटल फेलियर एज देयर इज नो रिड्यूस इन द यूजेज। ये भी देखिए गलत है। इन क्वेश्चंस को देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करा करें सोल्व करने की। फिर है देयर हैज बीन नो रिडक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि देयर हैज बीन नो रिडक्शन इन द यूजेज ऑफ पॉली बैग। हैव बीन नो रिड्यूस तो देखिए बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। फिर इज नॉट एनी रिड्यूस, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। सो द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज बीन अ टोटल फेलियर एज देयर हैज बीन नो रिडक्शन इन द यूजेज ऑफ पॉलीबैग्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। एज पर द डायरेक्टिव्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इज रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको पता है इस टाइम पे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो डेली बेसिस पर आते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसकी बात हो रही है कि एज पर द डायरेक्टिव्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इज रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो जो हाल ही में गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स इशू किए थे, खासकर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो डेली बेसिस पर जो है वो रिवाइज किए जाएंगे, यानी इट विल बी रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस। तो हैव भी नहीं, अभी ये डायरेक्टिव्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहले से तो हो नहीं रहे थे, तो विल बी रिवाइज्ड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। आगे है वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, यानी जो भी सामान चाहिए था, वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, यानी उनके आने से काफी पहले ही हमने सारा सामान इकट्ठा कर रखा था। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है पास्ट टेंस की, यानी उनके आने से पहले ही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वी हैड गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, तो उनके आने से काफी पहले ही जो है हमने सारा सामान इकट्ठा करा हुआ था। वी हैड गोट एवरीथिंग आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वी हैव बीन गोट, वी आर, प्रेजेंट में इसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल पास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात भी पास्ट में ही हो रही है कि उनके आने से बहुत पहले ही हमने सारा सामान इकट्ठा करा हुआ। वी हैड गोट एवरीथिंग, तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी में कि एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेजिडेंट ऑफ दिस विलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट टू गेट बेटर रैंकिंग इन सैनिटेशन इंडेक्स। जैसे आपको स्वच्छ भारत जो अभी अभियान शुरू हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया अब उसको, उसमें हर साल जो है स्वच्छता रैंकिंग्स रिलीज होती है, तो वैसे ही सैनिटेशन इंडेक्स में जितने भी ऑफिसर है या रेजिडेंट है वहाँ उस विलेज के, वो डिटरमाइंड है, यानी वो अपनी पूरी कोशिश दे रहे हैं ताकि टू डू देयर बेस्ट टू गेट बेटर रैंकिंग, टू डू देयर बेस्ट। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक तो यहाँ पे एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेजिडेंट है, जब भी एवरी शब्द आपको दिखाई दे, ठीक है, यानी हमने ऑफिसर के लिए भी एवरी वर्ड यूज किया और रेजिडेंट के लिए भी एवरी, तो वैसे बात है हम सिंगुलर टेंस से यूज करेंगे, यानी टू डू देयर बेस्ट नहीं होगा, टू डू हिज बेस्ट हो जाएगा, टू गेट बेटर रैंकिंग इन सैनिटेशन इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑफिसर के लिए एवरी वर्ड यूज किया और रेजिडेंट के लिए भी एवरी वर्ड यूज किया। तो जब भी आपको एवरी वर्ड दिखाई दे और बीच में एंड वर्ड भी है, तो यहाँ पे टू डू देयर बेस्ट नहीं होगा, ये तो प्लूरल हो गया ना, तो हमारा हो गया यहाँ पे सिंगुलर, टू डू हिज बेस्ट टू गेट बेटर रैंकिंग इन सैनिटेशन इंडेक्स। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू डू हिज बेस्ट। क्लियर है, तो सी आंसर आप इसका मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। ये मैंने आपको बताया सारे के सारे जो 10 क्वेश्चंस है पिछले साल यानी 2019 एसबीआई पीओ में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आपको अगर आपके इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अब आप और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, और ठीक है, और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लगातार बेसिस पे, आज डे 3 था, तो इसी तरीके से हम आने वाले 7 दिनों में आपके साथ बाकी के टॉपिक्स भी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के कवर करेंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पर अभी क्रिसमस और न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आपको काफ़ी ऑफ मिल जाएगा, और आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 6 मंथ्स, 1 साल, यानी अगर आप अगले साल के भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप उनका भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, 1-to-1 आपको व्हाट्सएप के थ्रू फैकल्टीज का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर वेबसाइट विजिट करें तक्षशिला लर्निंग, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।